स्वागत है आप सभी का दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल में। दृष्टि आईएएस ने यूपीएससी के साथ साथ कई राज्य लोक सेवा आयोग के लिए भी कई प्रकार की योजनाओं को प्रारंभ किया है ताकि परीक्षार्थी उसका लाभ ले सकें। इसी प्रक्रिया में टीम दृष्टि ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के समान अध्ययन के मुख्य परीक्षा के प्रश्नों के विश्लेषण की प्रक्रिया को प्रारंभ किया है ताकि विद्यार्थी उत्तर लेखन अर्थात आंसर राइटिंग में भी एक दक्षता को प्राप्त कर बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर अच्छे रैंक के साथ चयनित हो सके। मैं संजीव श्रीवास्तव भूगोल, पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन के प्रश्नों को विश्लेषित कर रहा हूं। इसी प्रक्रिया में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन का जो मुख्य परीक्षा 2021 में आयोजित हुआ था उसके प्रश्नों को विश्लेषित कर रहे हैं। तो आज हम 2021 मुख्य परीक्षा अर्थात जो प्रथम प्रश्न पत्र में भूगोल के प्रश्न हैं उनको विश्लेषित कर रहे हैं और आज पांचवा प्रश्न अर्थात पहले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न ये रहा, ये पांचवा प्रश्न है। इस प्रश्न में सबसे पहले इसके पहले के प्रश्नों में भी मैंने आप लोगों को बताया है कि विश्लेषित करेंगे कि आखिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन मतलब प्रश्न की डिमांड अर्थात प्रश्न की मांग क्या है। हम सबसे पहले प्रश्न को समझें, फिर प्रश्न के कितने भाग हैं और तब उसके हम प्रेजेंटेशन को अर्थात प्रस्तुतिकरण को बनाएं। प्रेजेंटेशन में इंट्रोडक्शन अर्थात परिचय होगा कि नहीं, वो कितने शब्दों का होगा, फिर उत्तर के मुख्य भाग में कितने भाग होंगे और किस भाग पर कितना शब्द हम देंगे, साथ ही साथ कौन सा मैप, मॉडल या डायग्राम देंगे ताकि उत्तर बहुत श्रृंगारिक दिखे, और लास्ट में कंक्लूजन की आवश्यकता है या नहीं है। इन सभी चीज़ों से जोड़कर प्रश्न का हम विश्लेषण करेंगे। तो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्रों अर्थात यहाँ मृदा अपरदन लेकिन उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्रों, अब यूपी है तो उसी से कंसर्न हो जाएगा, संबंधित हो जाएगा। और इसका दूसरा पार्ट है, इसके लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान अर्थात जो कारण है उसको बताना है। अच्छी बात यह है कि 200 शब्द का प्रश्न है और 12 अंक का प्रश्न है। देखने में यह प्रश्न बड़ा ही सामान्य लग रहा है, 2 खंडों में तो बटा हुआ है, लेकिन इसके उत्तर को प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया में थोड़ा तकनीकी स्तर पर समझने की आवश्यकता है, तभी आप बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। और 12 में 9 तक की संभावना है, मैं बताता हूं कैसे। जैसे पहला पार्ट है उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन के क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन के क्षेत्र, ये पहला पार्ट है। और दूसरा पार्ट हो जाएगा इसके कारक। अब यहां पर यह स्कोप नहीं है, प्रश्न में सीधे तौर पे यह नहीं दिखाया गया है कि उत्तर प्रदेश में अपरदन किन किन कारणों से होता है। लेकिन अगर पूछा गया है उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन के प्रमुख क्षेत्र, तो उत्तर प्रदेश भारत के उन राज्यों में है जिसका प्रत्येक जिला किसी न किसी प्रकार के अपरदन के प्रक्रिया से ग्रस्त है ना। तो यहाँ पर उन कारकों की चर्चा, मतलब इसके जो अपरदन के कारक हैं, और इसी में हम अपरदन के प्रकारों को भी, वो हिडन है, छिपा हुआ है, परंतु उसके बगैर स्पष्ट नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में या प्रदेश में, संभाग में किस कारण से या किस प्रकार का अपरदन होता है। तो ये 2 पार्ट तो हैं, परंतु इसके प्रस्तुतिकरण में जैसे सबसे पहले हम अवधारणा प्रस्तुत करेंगे। जो प्रेजेंटेशन है इसको हम हिंदी में कहेंगे प्रस्तुतिकरण। और मेरा प्रयास यह होता है कि विद्यार्थियों को कितने शब्द किस पॉइंट पर खर्च करना है, कौन सा मॉडल देना है, डायग्राम देना है या मैप देना है, ताकि आप बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सकें। और ये उत्तर का श्रृंगार होता है, आप जरूर दें। तो प्रेजेंटेशन में सबसे पहले क्योंकि मृदा अपरदन पूछा गया है, तो मृदा अपरदन क्या है, मृदा अपरदन की अवधारणा को देंगे। इस पे हम खर्च करेंगे 15 शब्द, 15 शब्द, इससे ज्यादा खर्च नहीं करेंगे। और यहीं पर
मृदा अपरदन को बताने के बाद उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन की जो स्थिति है उसको बताएंगे। यूपी में मृदा अपरदन की स्थिति, इस पर हम 25 शब्द तक ले सकते हैं और इसी में यह चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में किस किस प्रकार का अपरदन किन किन क्षेत्रों में होता है। और ओब्वियसली यहां पर एक मैप या डायग्राम भी लेंगे। एक मैप तो जरूर बनाएंगे यहां पर, क्योंकि मैप उत्तर का श्रृंगार तो होता ही है। यदि एक मैप एक अंक भी ले सका और 3 मैप हमने दिया, 3 मैप में 2 अंक भी मिल गया मैप या मॉडल के साथ, तो आप ध्यान रखिएगा 12 का 2 अंक 25% के आसपास हो सकता है। मतलब एक अंक लगभग मतलब 10 में एक अंक 10% हुआ, 3 हम ले रहे हैं तो ओब्वियसली सीधे सीधे 25% बन रहा है। 20% भी अधिक अंक मिल गया तो आप मुख्य परीक्षा में किसी अन्य परीक्षार्थी जो इस प्रकार के मैप, मॉडल या डायग्राम का प्रयोग नहीं करते उनकी तुलना में आप आगे जा सकते हैं। और यहाँ बूंद बूंद से हमें सागर को या गागर को भरना है। क्लियर है? तो यहाँ पर एक मैप लेंगे, कौन सा मैप होगा आगे हम आपको बताएंगे। 25 शब्द, ध्यान रखिएगा 2, 4, 5 शब्द का फ्लक्चुएशन हो सकता है, इसलिए प्रस्तुतिकरण में 200 शब्दों के अंतर्गत पूछा गया है। मतलब ये 25 से आप 35 शब्द तक बढ़ा सकते हैं। यहीं पर हम चर्चा कर देंगे किस प्रकार का अपरदन किस किस क्षेत्र में होता है। मैक्सिमम 40, बट 35 ही टारगेट रखिए, या 25 के बजाय हम यहाँ 35 ही लिख दे रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। 35 शब्द। अब ध्यान से देखिए, आपका 50 शब्द खर्च हो चुका है, अब 150 शब्द बचा हुआ है। अब यहीं पर उत्तर प्रदेश के किस प्रदेश में किस प्रकार का अपरदन है या किस कारण से अपरदन है, कारण नहीं इस प्रकार पे ही देखेंगे। तो यहां पे यूपी के किस क्षेत्र में किस प्रकार का अपरदन है। अब 50 शब्द तो खर्च हुआ है, यहां हम 30 शब्द और ले सकते हैं, या तो इन दोनों को जोड़ करके हम 65 शब्द ले सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। और यहां पर उत्तर प्रदेश का फिर एक मानचित्र लेकर विशेष तौर पे किसी क्षेत्र को हम इंडिकेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? जैसे जो बुंदेलखंड प्रदेश है उत्तर प्रदेश का, वहां पर अवनलिका अपरदन बहुत प्रभावी है, जिससे बीहड़ अर्थात उत्खात भूमि का निर्माण होता है। तो उस प्रदेश का हम मानचित्र दे सकते हैं और ये बता सकते हैं मानचित्र के द्वारा। तो यहां पर भी एक मैप हम लेंगे। अब उत्तर का जो पहला भाग था मृदा अपरदन और उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन के क्षेत्र, ये यहां पर पूरा होता है। ये उत्तर का पहला भाग है, प्रथम भाग। प्रथम भाग में जो आंसर का प्रेजेंटेशन है मैंने 50 और 30 80 शब्दों का लिया है, अर्थात हमारे पास 120 शब्द बचे हुए हैं, लेकिन 185 से 90 या 180 शब्द का ही प्रेजेंटेशन लेंगे, क्योंकि व्यवहारिक तौर पे जब हम लिखते हैं तो 10 शब्द बढ़ ही जाता है, प्राय घटता नहीं है ना। अब हम दूसरे भाग में आते हैं। दूसरा भाग है उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिए, अर्थात यहां पर जो अपरदन के कारक हैं। अब ध्यान रखना है आपको, किस प्रकार का अपरदन है इसकी चर्चा उत्तर के हम प्रथम भाग में ही कर लेंगे। मुख्यतः 5 प्रकार का अपरदन है, इसी में हम इंडिकेट कर देंगे, है ना। अब हम दूसरे भाग पर आते हैं। दूसरे भाग में उत्तरदायी कारणों का एक चार्ट देंगे। उत्तरदायी कारकों का एक चार्ट देंगे। चार्ट से क्या होता है कि बहुत ज्यादा नहीं लिखने पर भी एक तो एग्जामिनर को विजुअल स्पष्टता दिखता है, दिखने के लिए तो शब्द भी दिखते हैं, परंतु सामान्यतः विद्यार्थी जो 80 से 90% परीक्षार्थी हैं वो वाक्य के फॉर्म में या बुलेट मतलब पॉइंट फॉर्म में लिख देते हैं उत्तर को। यदि आप चार्ट देते हैं तो बहुत कम शब्दों में ही आप सारी बातों को कह पाते हैं और साथ ही साथ दूसरों के उत्तर से थोड़ा वह अलग भी दिखता है, इसलिए वहां पे अंक आने की अधिक मतलब तुलनात्मक रूप से अंक अधिक आने की संभावना होती है। तो यहां पर उत्तरदायी कारकों का एक चार्ट देंगे और इसी को विश्लेषित करेंगे।
या पहले चार्ट देंगे। इस चार्ट में मान के चलिए, मतलब इसके कारक का शुरुआत और चार्ट, इसमें हमारा 30 से 40 शब्द खर्च होगा। 30 से 40 शब्द इसमें लगेगा, अर्थात हमारे पास बचा हुआ था 120 शब्द, 40 शब्द हमने और खर्च कर लिया तो हमारे पास बचा 80 शब्द। 80 में से हमें 60 का ही प्रेजेंटेशन बनाना है ना। तो उत्तरदायी कारकों का एक चार्ट और उसका जो विश्लेषण होगा, खासकर जो विश्लेषण विशेषकर जो मानव निर्मित कारण है, मानव निर्मित कारक हैं उसका, है ना। और यहीं पर हमें एक मैसेज भी देना है कि कंसेप्चुअली हम बहुत प्रिपेयर्ड हैं, वेल प्रिपेयर्ड हैं, हम प्रेजेंट करने में भी बहुत दक्ष हैं, स्किल्ड हैं, लेकिन शब्द सीमा की वजह से हम सभी को उसी परिमाण में या मात्रा में गुणात्मकता के साथ विश्लेषित नहीं कर रहे हैं। तो उसको कुछ को हम विश्लेषित भी कर देंगे। और यहाँ पर हमने, अगर हम ध्यान रखें तो एक मैप हमने यहाँ पर लिया है, एक मैप हमने यहाँ पर लिया है, और यहाँ पर एक जो चार्ट होगा या कुछ और मॉडल्स होंगे, अर्थात एक प्रश्न में हम कम से कम 3 से 4 या 5 मैप, डायग्राम या मॉडल्स का प्रयोग करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यही इस प्रश्न के उत्तर का एक बेहतर प्रेजेंटेशन होगा, प्रस्तुतिकरण होगा। और मेरा मानना है कि जब आप उत्तर लिखने के पहले इस प्रकार का प्रेजेंटेशन, हार्डली 30 सेकेंड्स लगता है, 30 सेकेंड अर्थात 1 मिनट भी नहीं, आधा मिनट में आप इस प्रेजेंटेशन को ऑलमोस्ट अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। और तब आप उत्तर लिखना प्रारंभ करें तो उत्तर और भी ज़्यादा तब बेहतर गुणात्मकता से युक्त होता है, इसलिए उस पर अधिक अंक आने की संभावना भी होती है। आप यह भी डिसाइड कर लें कि कौन सा मैप, कौन सा चार्ट हमें वहां पर देना है। यही उत्तर के 2 पार्ट हैं। ये प्रथम पार्ट था और ये दूसरा पार्ट हो जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकेंड पार्ट है। इसी को मैंने यहां पर विश्लेषित कर दिया है। तो यहां तक 50, 30, 80 और 30, 110। अगर यहां पर हम 60 शब्द ले लें या 70, 75 जो भी आपको लगता हो ले लें, 180 शब्द से अधिक का प्रेजेंटेशन मत बनाइए। तो अभी तक हमने खर्च किया है 50, 80 और 110। हम अगर 70 शब्द ले लें तो कुल होता है 180 शब्द, अर्थात 180 शब्दों का हमने प्रेजेंटेशन बनाया, है ना। क्योंकि आप देखिएगा आंसर राइटिंग के प्रक्रिया में तो अक्सर जितना आप टारगेट करते हैं उससे शब्द बढ़ जाता है, और शब्दों का बढ़ना डिसिप्लिन से परे जाना है। साथ ही साथ आपके उत्तर लेखन में अतिरिक्त समय लगता है। दोनों ही प्रकार से ये आपके लिए हानिकारक होगा, है ना। तो कुल 180 शब्दों का हमने एक प्रेजेंटेशन दिया। अब इसी को हम विश्लेषित करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मृदा अपरदन का अवधारणा क्या है, मृदा अपरदन की, यूपी में मृदा अपरदन की स्थिति क्या है, यूपी में किस क्षेत्र में किस प्रकार का अपरदन है, और उत्तरदायी कारकों का एक चार्ट दे देंगे हम लोग, है ना। तो चलते हैं मृदा अपरदन के अवधारणा से। मृदा के ऊपरी परत का स्थानांतरण मृदा अपरदन है। एकदम सिंपलेस्ट और शॉर्टेस्ट। हमने 15 शब्द कहा था, आप काउंट कीजिए 10 भी नहीं हुआ है। और इसमें आप और भी कारकों को शामिल कर सकते हैं, जैसे मृदा के ऊपरी परत का प्राकृतिक या मानवजन्य कारकों से स्थानांतरण मृदा अपरदन है। लेकिन यहां इसको देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अंततः आप उसको विश्लेषित तो करेंगे ही करेंगे। तो मृदा अपरदन की अवधारणा यही है। क्लियर हो रहा है? अब इसी में हम शामिल क्या कर देंगे कि बेसिकली ऊपरी परत में ही मृदा के पोषक तत्व होते हैं। ऊपरी परत
ह्यूमस एवं पोषक तत्वों से युक्त होता है, पोषक तत्वों से युक्त होता है, जो मृदा उत्पादकता या उत्पादकता ही लिखते हैं, उत्पादकता क्षमता को निर्धारित करता है, क्षमता को निर्धारित करता है। अब यहां तक आप देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं देते हैं तब भी चलेगा, क्योंकि यहां यह भी स्पष्ट हो गया कि यदि अपर्दन की प्रक्रिया सुचारू रूप से, अपर्दन की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में कार्यशील है, ये घटना घट रहा है, तो कहीं ना कहीं मृदा के क्षमता में कमी आएगी। शॉर्टेस्ट तरीके से आपने इसको बता दिया, और ये 20 सबसे ज्यादा नहीं है, आप काउंट करके देख लीजिए। तो यहां पर अवधारणा वाले पार्ट को मैंने दे दिया कि मृदा अपर्दन की अवधारणा क्या है, और यहां पर तो आपके स्किल्ड को ही विकसित कराना है। तो सबसे पहले हमने क्या दिया, अवधारणा। अब देखो प्रेजेंटेशन में तो दिया है यूपी में अर्थात उत्तर प्रदेश में अपर्दन की स्थिति क्या है, हम इस पे 35 शब्द के आसपास देंगे। तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं यहां पर यूपी में स्थिति। अब इसको ऐसे लिखेंगे, अब देखो इस पे शब्द बचता है यूपी में, या यूपी भारत के उन राज्यों में है। अब यहां पर आप चाहें तो लिख सकते हैं उन राज्यों में एक है, बट भाव दोनों का बराबर ही है। उन राज्यों में है जहां प्रत्येक जिले में किसी ना किसी प्रकार का अपर्दन या मृदा अपर्दन भी यहां लिख सकते हैं, मृदा अपर्दन जारी है। अब यहां पर आपने ये बता दिया यूपी का पूरा एरिया किसी न किसी प्रकार के इरोजन के प्रक्रिया से ग्रस्त है, और ये आपने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया परिचय में कि मृदा अपर्दन के प्रक्रिया से पोषक तत्व स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे मृदा की जो उत्पादकता क्षमता है वो घट जाती है ना, क्षमता को निर्धारित करता है। तत्वों से युक्त होता है तो मृदा उत्पादकता क्षमता को निर्धारित करता है, ऑब्वियसली घटा देगा या कम कर देगा, है ना। अब आपने दूसरे खंड में उत्तर प्रदेश उन राज्यों में जहां प्रत्येक जिले में किसी न किसी प्रकार का या प्रकार से मृदा अपर्दन हो रहा है। प्रकार से मृदा अपर्दन जारी है। क्लियर हो गया। अब यहां पर एक मानचित्र है, देना चाहिए आपको, और वहीं पर आप इंडिकेट कर दें किस प्रकार से कहां पर कौन सा अपर्दन हो रहा है, तब उत्तर की संभावना या गुणवत्ता अंक अधिक आने की संभावना और उत्तर की गुणवत्ता दोनों में वृद्धि होगी। कैसे भाई, तो यहां पर यूपी के राज्यों में, तो यहां हम लोग एक पहले मानचित्र बना देते हैं। उत्तर प्रदेश में आप देखोगे ये जिले जो हैं वो तराई के जिले, जैसे सहारनपुर तो पूरा, ये वाला तो पूरी तरह से उत्तराखंड के अंतर्गत ही जैसे लग रहा है, लेकिन इसके अलावा मतलब सहारनपुर के साथ साथ लखीमपुर खीरी, ये इतना हम ना लें,
परंतु ये पूरे के पूरे जिले ये तराई वाले जिले हैं, तराई और भामर, भामर प्लस तराई। तो यहां पर भामर प्लस तराई प्रकार का अपर्दन होगा। इसके अलावा पूरे के पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, परंतु ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिला हमें छोड़ देना होगा। मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और चंदौली, ये 3 क्षेत्रों को हमें छोड़ देना होगा। बाकी प्रयागराज आदि इसी में आ जाएगा, प्रतापगढ़ से कंसर्न। ये पूर्वी यूपी है। यहां पर चादरिया अपर्दन, चादरिया अपर्दन, साथ में बूंद अपर्दन, स्प्लैश इरोजन। मैं बताता हूं क्या होगा। बूंद अपर्दन क्लियर हो रहा है। अब हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाएं, ये इस तरफ भी आएगा, पूर्वी यूपी के मध्यवर्ती भाग में भी, अर्थात जो पीलीभीत जिले में ही रामगंगा नदी के एक दक्षिण का क्षेत्र है, वहां पर भी नदी से अपर्दन होता है। तो चादरिया अपर्दन और बूंद अपर्दन की समस्या इस पूर्वी यूपी और साथ में कुछ मध्यवर्ती यूपी, मध्य यूपी का भी भाग आएगा, लेकिन मूल रूप से पूर्वी यूपी। इसके अलावा आप देखोगे तो ये वाला जो इलाका है, ये है वायु प्लस जल। इसमें अवनलिका अपर्दन, वायु प्लस जल, रिल अपर्दन और अवनलिका अपर्दन। रिल अपर्दन, अवनलिका अपर्दन, ये यहां बुंदेलखंड में बहुत ज्यादा है। ये इलाका हो गया बुंदेलखंड का, क्लियर हो गया। और इसमें आपको देना होगा बीहड़ या उत्खात भूमि का निर्माण। ये अपर्दन में सबसे ज्यादा विनाशकारी अपर्दन इसी प्रकार का होता है, जिससे बीहड़ का निर्माण होता है, और ये बुंदेलखंड प्रांत में है। इसके अलावा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली के एनसीआर से कंसर्न क्षेत्र है, यहाँ पर भी वायु बहुत प्रभावी है, वायु प्लस जल, लेकिन इन क्षेत्रों में बीहड़ का निर्माण नहीं हुआ है, सामान्य अपर्दन है। अर्थात यहाँ पर चादरिया और रिल अपर्दन है, चादरिया प्लस रिल अपर्दन। अब इस प्रकार का एक मानचित्र देना होगा, लेकिन साथ में यदि आप जिलों की भी सूचना दें, जैसे भाबर और तराई में सहारनपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी या गोंडा, बहराइच, साथ साथ आप उधर चलिए और तो जहां हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, गोरखपुर। हालांकि गोरखपुर एग्जैक्टली तराई नहीं है, लेकिन वहां पर तराई वाला अपर्दन की प्रक्रिया भी देखने को मिलती है। साथ में देवरिया है ना, या महाराजगंज, ये जिले हो गए। आप जिलों का भी नाम दीजिए। जो भाबर और तराई, ये किससे अपर्दन होता है? ये जल से अपर्दन होता है, यानी नदी से। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहां चादरिया और रिल अपर्दन होता है, इसमें वायु और वर्षा जल, नदी नहीं, वायु और वर्षा जल की भूमिका प्रमुख है। बुंदेलखंड में वायु और जल दोनों की भूमिका है, वर्षा जल ही है, परंतु यहां चादरिया अपर्दन के बजाय जो रिल अपर्दन है और अवनलिका अपर्दन है, ये बहुत प्रभावी है। साथ में मिर्जापुर और जो इधर रेणुकूट आदि का क्षेत्र हो गया, इन क्षेत्रों में रिल अपर्दन और बूंद अपर्दन, रिल और बूंद अपर्दन की भूमिका ज्यादा है। सोनभद्र जिला है वहां पे, या चंदौली तक आप देख सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में, चूंकि देखो प्रश्न क्या है, फिर मैं प्रश्न पर आपको ले चलता हूं। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मृदा अपर्दन से प्रभावित क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो बेहतर क्या है कि आप क्षेत्र वाइज बताइए कि किस किस क्षेत्र में किस किस प्रकार का अपर्दन है, और यहीं पर आप जिलों का भी नाम दे सकते हैं। और इस मानचित्र से 1 अंक तो न्यूनतम, हो सकता है 2 अंक भी आ जाए, क्योंकि आपने इसी के माध्यम से अन्य चीजों को भी स्पष्ट किया। जैसे अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप किन किन जिलों को रखेंगे? गौतम बुद्ध नगर, इसके अलावा गाजियाबाद जो एनसीआर से है, मेरठ, उसके अलावा आप ले लीजिए बागपत, शामली,
इसके अलावा हम चले तो मथुरा, अलीगढ़, हापुड़, ये सब इसी क्षेत्र में आ जाएंगे। जिले का भी नाम दीजिए और तब बताइए इन क्षेत्रों में वायु और वर्षा जल के सम्मिलित प्रभाव से, अर्थात अभी जो मौसम चल रहा है, अभी हम लोग मई 2022 में हैं, मई 22 से नहीं है, मई मतलब अप्रैल, मई और जून के महीने में वायु के द्वारा चादरीय अपर्दन होता है और वही वर्षा जब प्रारंभ हो जाएगी, अर्थात जून के लास्ट में 25-30 जून से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मानसून आ जाता है, तो फिर जल के द्वारा स्प्लैश इरोजन, यहां पर बूंद अपर्दन भी होगा, चादरीय रिल प्लस बूंद, ठीक है, अपर्दन की प्रक्रिया संपन्न होती हैं। वही बुंदेलखंड प्रांत में जहां पर झांसी, ललितपुर, जालौन, महोबा, हमीरपुर, इस प्रकार के जिले आते हैं, नाम दीजिए। यहां पर उत्खात भूमि अर्थात रिल अपर्दन के साथ साथ अवनलिका अपर्दन और फीताकार अवनलिका अपर्दन की प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जिसमें अधिकांश जिले आते हैं, जनसंख्या घनत्व तो यहाँ अधिक है, जिसमें हम लखनऊ से, कानपुर से ही जोड़ना शुरू कर देते हैं, तब कानपुर के वेस्ट जाएंगे उन्नाव आदि में, औरैया आदि में, या और भी जो जिले हैं, सैफई वगैरह जो क्षेत्र हैं, उनमें ये शुष्क वाला हो जाएगा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जुड़े थे। और जैसे कानपुर से, अयोध्या से हम ईस्ट की ओर जाएंगे, वहाँ पर नदी से निर्मित अपर्दन की प्रक्रियाएं संपन्न होगी। तो उत्तर प्रदेश में प्रादेशिक स्तर पर अपर्दन किस कारण से, किस प्रकार का है, तो कारण तो अभी मैंने नहीं बताया, बट प्रकार जो है यहां पर स्पष्ट हो गया। क्लियर हो रहा है? और जिले के नाम के साथ हम चर्चा करें, अर्थात हम अगले पेज पे इसके जिलों के साथ बताते हैं। जैसे जो भामर प्लस तराई अपर्दन है, ये चादरी और बूंद दोनों प्रकार का होता है। ये मुख्यतः वर्षा जल एवं नदी द्वारा होता है। देखो कारण भी इसमें स्पष्ट ही हो गया, लेकिन इसमें जो जिले आएंगे उन जिलों का नाम लिखिए। जैसे सहारनपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत जिला, श्रावस्ती, महाराजगंज, इसके अलावा देवरिया, इन जिलों में भाबर और तराई अपर्दन होता है। इसके अलावा पश्चिमी यूपी, इसमें वायु एवं वर्षा जल द्वारा चादरीय अपर्दन है। अब ये क्षेत्र कौन कौन से हैं? चांद्रीय एवं बूंद दोनों होता है, स्प्लैश भी बोलेंगे, एवं बूंद अपर्दन। क्षेत्र कौन कौन से होंगे जिलों में? तो गौतम बुद्ध नगर, जिसको नोएडा कहते हैं, गाजियाबाद, शामली, मेरठ, हापुड़। इसके अलावा आप आइए और देखने और जिलों के रूप में, तो अलीगढ़, मथुरा, आगरा, ये सब जिले इस क्षेत्र में आ जाते हैं। बुंदेलखंड, ये सबसे खतरनाक प्रदेश है अपर्दन की प्रक्रिया में। बुंदेलखंड, यहाँ पर रिल अपर्दन, रिल एवं वैसे होने के लिए स्प्लैश भी होगा, मैं लिख दे रहा हूं, बूंद अपर्दन, रिल अपर्दन
एवं अवनलिका अपर्दन। बीहड़ का निर्माण, बीहड़ का निर्माण, उत्खात भूमि, बैलेंट टोपोग्राफी, और ये वायु और जल दोनों के द्वारा होता है, वायु एवं वर्षा जल, वायु एवं वर्षा जल दोनों कारण से होता है। तो आप कारक भी लिख रहे हैं, वैसे आगे हम स्पष्ट करेंगे इसको और ज्यादा। तो ये सर्वाधिक अपरदनग्रस्त क्षेत्र है ना। अब इसमें कौन कौन सा आएगा जिलों या क्षेत्र में? ललितपुर, झांसी, जालौन, महोबा, हमीरपुर, ये वे क्षेत्र आ जाते हैं। और इसके अलावा आप पूर्वी उत्तर प्रदेश दे दीजिए, पूर्वी यूपी, यहां पर बूंद अपर्दन, बूंद, एवं चादरीय अपर्दन, या बूंद सतह कटाव, ये नदी करती है बेसिकली, एवं चादरीय अपर्दन। अब इसमें अयोध्या, शाहजहांपुर से ही शुरू कर देंगे हम लोग। शाहजहांपुर, हालांकि पूर्वी यूपी में शाहजहांपुर नहीं आता है, इसको छोड़ दे रहे हैं, कंफ्यूजन ना हो आपको। अयोध्या, प्रयागराज, प्रतापगढ़, वाराणसी, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, या इसी में सोनभद्र आदि को रख सकते हैं, मिर्जापुर, सोनभद्र। तो पूरे उत्तर प्रदेश में प्रादेशिक स्तर पर किस प्रकार का अपर्दन है, ये यहां स्पष्ट हो गया। और इसका एक मानचित्र मैंने यहां पर दे दिया था। तो उत्तर का जो प्रथम पार्ट है, मतलब प्रश्न का, मृदा अपर्दन से प्रभावित क्षेत्रों का वर्णन कीजिए, तो हमने मृदा अपर्दन की अवधारणा और उत्तर प्रदेश में मृदा अपर्दन की स्थिति और साथ ही साथ एक बढ़िया डायग्राम उत्तर प्रदेश का देकर के स्पष्ट कर दिया। यूपी के किस क्षेत्र में किस प्रकार का अपर्दन है, 30 शब्द, अर्थात जो हमने 80 शब्दों का एक क्रम बनाया था इस प्रथम भाग में, वो 80 शब्द यहां पर आपके पूरे मिलेंगे। अवधारणा, मानचित्र और साथ में किस प्रदेश में किस प्रकार का, किस कारण से अपर्दन है, वो भी स्पष्ट है। अर्थात उत्तर का जो प्रथम भाग है 80 शब्दों का यहां तक पूरा हुआ। अब यहां से हम चलें, उत्तरदायी कारकों का एक चार्ट दें और थोड़ा सा उसको विश्लेषित कर दें। तो यहां पर चलते हैं हम लोग। उत्तरदायी कारकों के चार्ट पर। अब देखो यहां तक पहला पार्ट पूरा हुआ। अब चलते हैं उत्तरदायी कारकों पर। यूपी में मृदा अपर्दन के उत्तरदायी कारक। अब देखो, एक हो जाएगा प्राकृतिक कारक, अर्थात नेचुरल कॉजेस, और दूसरा हो जाएगा मानवजन्य कारक। मानवजन्य कारक, इसको एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस कहते हैं। एंथ्रोपोजेनिक, अर्थात माना जाता है कि मुख्य रूप से मानव ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन सभी कारकों के लिए जिम्मेवार है।
ठीक है। अब प्राकृतिक कारक में क्या होगा, तो उत्तर प्रदेश की जलवायु प्रदेश, जैसे जहां भी शुष्कता ज्यादा होगी, सेमी एरिड एरिया होगा, वहां पर वायु शुष्क ऋतु में अपर्दन का कार्य करेगा ही करेगा। जहां पर भी हेवी रेन होगा, अर्थात मूसलाधार तीव्र वर्षा होगी, वहां पर जल का स्प्लैश इरोजन, बूंद अपर्दन और चारदीय अपर्दन होगा ही होगा। अर्थात प्राकृतिक कारण में उत्तर प्रदेश के विविध जलवायु प्रदेश। अब यहां पर बेटर होगा कि एक मानचित्र के साथ हम ये बता दें किस प्रदेश में प्रकृति के द्वारा ही अपर्दन की प्रक्रियाओं को संपादित किया जा सकता है या किया जा रहा है। जैसे हम उत्तर प्रदेश के मानचित्र में फिर से एक मानचित्र लेते हैं। इस उत्तर प्रदेश के मानचित्र में आप ध्यान से देखिए तो इन जिलों में तराई, भाबर प्लस तराई, यह स्वाभाविक अपर्दन की प्रक्रिया है। विशेषकर इस बुंदेलखंड में, ये थोड़ा ज्यादा बन गया है तो मैं थोड़ा कम कर दे रहा हूं। बुंदेलखंड में शुष्क मौसम में, क्योंकि यहां वर्षा होगी 65 cm वार्षिक, है ना, तो शुष्क मौसम में वायु के द्वारा और वर्षा ऋतु में जल द्वारा अपर्दन कार्य होगा ही होगा। फिर इसी प्रकार से पश्चिमी यूपी में वायु प्लस वर्षा जल, या इधर नदी नहीं है, और पूर्वी यूपी में वर्षा प्लस नदी के द्वारा। तो यह प्राकृतिक तौर पर तय है कि प्रकृति भी अपर्दन का कार्य संपादित करती है, लेकिन बेहतर क्या है कि प्रकृति के द्वारा इस प्रकार के क्षरण को होम्योस्टैटिक क्रिया विधि के द्वारा, होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म के द्वारा प्रकृति स्वयं ही ठीक कर लेती है। लेकिन जहां मानवजन्य कारक शामिल हो जाते हैं वहां होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म या क्रिया विधि फेल कर जाता है। अर्थात यहां पे आप एक लाइन लिख दें, होम्योस्टैटिक क्रिया विधि के द्वारा संतुलन कायम, अर्थात इस अपर्दन से प्रकृति को कोई लॉस नहीं होता, ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन यहां पर होम्योस्टैटिक क्रियाविधि फेल, होम्योस्टैटिक क्रियाविधि असफल, अर्थात प्रकृति अब समायोजन नहीं बिठा पाएगी क्योंकि मानव का कारक शामिल हो गया है। अब मुद्दा है कि अपर्दन के किन कारणों को मानवजन हम मानते हैं। अब देखो यहां पर सबसे पहले कारण में, मैं ब्लू कलर लेता हूं ताकि आपको विजिबल ज्यादा रहे। सबसे पहले कारण में जैसे कृषि के लिए मानव ने वन्य विनाश किया। भाई पूरे के पूरे बुंदेलखंड में जो रिल और अवनलिका अपर्दन है, देखो मैं रिल और अवनलिका अपर्दन अभी नहीं बता रहा हूं क्योंकि प्रश्न में पूछा भी नहीं गया है, अपर्दन के प्रकार नहीं पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के में प्रादेशिक अपर्दन किन किन क्षेत्रों में है और अपर्दन के कारक पूछे गए, अपर्दन के प्रकार नहीं। और ये एक डिसिप्लिन है कि आप प्रश्न के अनुरूप ही उत्तर दें, अपनी जानकारी ना दें, ठीक है। तो कृषि के लिए जो वन्य विनाश हुआ बुंदेलखंड प्रदेश में, जिससे रिल और अवनलिका अपर्दन और बीहड़ भूमि का निर्माण यानी बैडलैंड टोपोग्राफी का निर्माण प्रारंभ हुआ। तो वन्य विनाश अब यहीं पर आप लिख सकते हैं, जैसे पूरे यूपी में हुआ है क्योंकि मैदानी प्रदेश है, संपूर्ण यूपी में, ठीक है। अब इसमें आप चाहें तो दे सकते हैं, जैसे बुंदेलखंड का एग्जांपल दें, लेकिन फिर उत्तर में पॉइंट्स बढ़ जाएगा, हम बस मेंशन कर दे रहे हैं। जैसे बुंदेलखंड हो गया,
इसमें चारागाह का विनाश हुआ है। हालांकि उत्तर का सेप फिर वर्ड्स बढ़ जाएगा, मैं डिसिप्लिन लेके चलता हूं। तो वनीय विनाश की प्रक्रिया में जब वन नष्ट होता है तो चादरीय अपरदन और खासकर अवनलिका अपरदन बहुत तेजी से बढ़ जाता है। क्लियर हो गया? फिर हम आएंगे पशुपालन, या कृषि में एक दो और पॉइंट ले लेते हैं। अवैज्ञानिक कृषि प्रक्रिया, अर्थात हम अपने लाभ के लिए तो किसी भी प्रकार के फसल का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन उससे मृदा के जो पोषक तत्वों का संगठन है वो टूट जा रहा है, बॉन्ड्स टूट जा रहा है। या जैसे शुष्क मौसम में कहा जाता है कि हम फसलों के भूसे को बिछा दें, उसके ऊपर ही जला दिया जाता है पराई के तौर पे। जिससे क्या होता है कि अभी जो अप्रैल मई और जून के महीने में तापमान ज़्यादा होता है ड्राइनेस के साथ साथ, इस मौसम में वायु चादरीय अपर्दन का कार्य करता है, रील अपर्दन को भी जन्म देता है कई बार। तो यह चादरीय और रील अपर्दन जो वायु के द्वारा इस शुष्क मौसम में होता है, ग्रीष्म शुष्क मौसम में, रुक जाएगा। किसान इसके प्रति थोड़ा भी नहीं देखता, इसको मल्चिंग कहते हैं, है ना। अवैज्ञानिक कृषि प्रक्रिया, ये ध्यान रखना है हमें। साथ में पशुपालन लेंगे तो ओवर ग्रेजिंग से भी उत्तर प्रदेश के चारागाह नष्ट हो गए। घास जब नष्ट हो जाते हैं तो मृदा असंगठित हो जाती है और तब शुरू होता है चादरीय अपर्दन, रील अपर्दन और अवनलिका अपर्दन। पशुपालन से चारागाह, घास भूमियों का नष्ट होना, घास भूमियों का नष्ट होना। अब यहां पे आप चाहें तो लिख सकते हैं, इससे चादरीय अपर्दन, रील अपर्दन और अवनलिका अपर्दन तीनों ही होता है। तो कृषि और पशुपालन हो गया। इसके अलावा उद्योग, परिवहन, संचार या अन्य गतिविधि, इन सभी गतिविधियों के सम्मिलित प्रभाव से क्या क्या हुआ है मैं बता रहा हूं। हरित गृह प्रभाव, भूमंडलीय तापन, अम्ल वर्षा, वर्षा के क्रियाविधि या वर्षा के स्वरूप में परिवर्तन, स्वरूप में परिवर्तन और साथ में जलवायु परिवर्तन। ये सब के सब कारण कंसर्न है मानव से, एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज से, और थोड़ा बहुत इसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए। तो यही हो जाता है उत्तर का दूसरा पार्ट। अब इसमें एक्सप्लेन कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए पशुपालन का ही है तो आप रीजन वाइज चलिए। जैसे हम लें किसी एक प्रदेश का उदाहरण देकर के, उदाहरण स्वरूप यदि बुंदेलखंड प्रदेश का उदाहरण, या बुंदेलखंड, उदाहरण स्वरूप यदि बुंदेलखंड का उदाहरण लें तो वनीय विनाश एवं चारागाह के समाप्त होने से वायु द्वारा शुष्क ग्रीष्म ऋतु में
चादरिया अपर्दन, एवं रिल अपर्दन। तथा वर्षा ऋतु में रिल एवं अवनलिका अपर्दन। त्वरित रूप से कार्यरत होता है, त्वरित रूप से कार्यरत होता है, जिससे बीहड़ या उत्खात भूमि का निर्माण होता है। तो यहां पर स्पष्ट हो गया कि मानवीय कारणों से ही वनीय विनाश हुआ और चारागाहों का विनाश हुआ। अब वहां पर वायु के द्वारा चादरीय अपर्दन, रिल अपर्दन और जल के द्वारा अवनलिका अपर्दन का निर्माण हो रहा है। क्लियर हो गया? आप चाहें तो चादरीय अपर्दन, रिल अपर्दन का भी एक मॉडल ले सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल, अब आप काउंट कीजिए पूरे शब्द को स्क्रीनशॉट लेकर के, 180 से ज़्यादा नहीं जाएगा। इसके पश्चात आप, अब यहाँ कंक्लूजन की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के प्रश्नों में जो कंटेंट और कंसेप्ट बेस्ड दोनों ही हैं, आप बस प्रेजेंटेशन बना करके, क्योंकि आप कंक्लूजन में कई विद्यार्थी लिखते हैं उपयुक्त रूप से स्पष्ट है या ऊपर लिखित तथ्यों और विश्लेषणों से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र जो मृदा अपर्दन के हैं और कारक क्या क्या हैं, इसको कोई आवश्यकता नहीं। आपने जो लिखा है वो पर्याप्त है और इसी पर आपको बेहतर अंक की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ पर प्रकार मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि अपर्दन के प्रकार, हालांकि प्रकार की चर्चा मैंने बार बार की, चादरीय अपर्दन या बूंद अपर्दन, स्प्लैश इरोजन, शीट इरोजन या रिल इरोजन या अवनलिका जिसको गली इरोजन कहते हैं, गली इरोजन, तो वो सारा मैंने चर्चा किया है। लेकिन चूंकि पूछा नहीं गया है इसलिए, और जो लोग बोर्ड में रहे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में कई ऐसे प्रोफेसर्स थे जिनसे मैं पढ़ा हूँ, उनका मानना था प्रश्न का उत्तर देना सीखिए, अपनी जानकारी नहीं। तो यही इस पूरे प्रश्न का प्रेजेंटेशन था। प्रेजेंटेशन अर्थात प्रस्तुतिकरण के अनुरूप कहाँ पर कितना शब्द खर्च करना है, कौन सा मॉडल देना है। अब यहीं पर एक आप पिक्चर भी दे सकते हैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का। अब इसमें यहां पर सबसे नीचे है ललितपुर, इसके बाद है झांसी, इधर है जालौन, महोबा, ये है महोबा, ये है हमीरपुर। इतने जिलों को तो बना ही दीजिए जो आप उदाहरण दिए हैं बुंदेलखंड प्रदेश का, और यहां पर लिख दीजिए बुंदेलखंड। अब आपको मैं उम्मीद करता हूं इस प्रेजेंटेशन से 75% मार्क्स कम से कम आ जाएगा। क्लियर हो गया? मतलब 12 में 9 अंक तक आप ला सकते हैं। तो यही इस उत्तर का प्रेजेंटेशन था। इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले प्रश्न और उसके उत्तर के साथ। आप उत्तर कला कौशल के प्रक्रिया में जानिए और सीखिए कि किस प्रकार से कम जानने पर भी बेहतर प्रस्तुतिकरण अर्थात प्रेजेंटेशन का निर्माण किया जा सकता है, ताकि आकर्षित कर परीक्षार्थी अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सके और बेहतर रैंक के साथ चयनित भी हो सके। यही टीम दृष्टि का प्रयास। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।